हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. इन दिमागी அவர்கள் ரீசெண்டா கொடுத்த 80வது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்ல திமாகி நக்சல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க. ரீசெண்டா சோஷியல் மீடியால அந்த வார்த்தை ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. दिमागी नक्सल. अरविंद केजरीवाल ने दिया है बड़ा बयान, कहा है कि मैं दिमागी नक्सल हूं. सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है और ये बयान दिया है. इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के बड़ा प्रहार किया है. दरअसल स्वतंत्रता दिवस से बिल्कुल पहले सुरक्षा एजेंसियों का एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन हुआ है. 14 राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई और 253 लोग हिरासत में लिए गए हैं. दरअसल ये जो शहजाद. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में. और ये ब्लॉग एक मेरा विचार है और मैं क्या विचार करता हूँ इसके ऊपर एक ब्लॉग में आज बना रहा हूँ. 15 अगस्त को मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है दिमागी नक्सल. ये शब्द बहुत गहरा है. भारत की सुरक्षा को लेके, भारत की सुरक्षा के साथ साथ ये भारत के लोगों के लिए, भारत के समाज के अंदर में ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिमागी नक्सल क्या है असल में, और क्या ये एक फंडामेंटल एक ऐसा नक्सल है जो एक देश को बर्बाद कर सकता है. इस शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, दिमागी नक्सल, क्योंकि इंसान के पास जो दिमाग होता है वही उसका सबसे बड़ा हथियार है. हमारे देश में हमने बहुत तरह के नक्सल जो होते हैं, माओवादी हो गए, या झारखंड के अंदर में जिस तरह से माओवाद अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारे अभी भी कश्मीर में लगातार जो अटैक्स होते हैं हमारे जवानों के ऊपर. उसके बाद देश के अंदर जो सुरक्षा को लेके छोटे मोटे धमाके या कोई संगठन आईएसआई और तबलीगी जमात या आईएसआई से रिक्रूट हुए कोई छोटे मोटे संगठन जो भारत के अंदर या भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह के बहुत सारे नक्सल्स को हमने अपने देश के अंदर देखा है जो कि एक्टिव और कार्यरत हैं. इन लोगों को समर्थन देने वाले लोग या इनकी विचारधारा को प्रमोट करने वाले लोग, जिनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है दिमागी नक्सल, लोग इस दिमागी नक्सल्स को दो तरह से प्रमोट कर रहे हैं. पहले उनका मानना है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, उन स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने जब सवाल पूछा है सरकार से, तो ये सवाल पूछने की जो आज़ादी है उसको सरकार ने दिमागी नक्सल कहा है. असल में देखा जाए तो दो तरीके से हमेशा एक चीज़ को डिफेंड किया जाता है, या तो वो सही होती है या गलत होती है, या उसका पक्ष गलत होता है या उसका पक्ष सही होता है. लेकिन दिमागी नक्सल की अगर बात की जाए तो वो ऐसे की जा सकती है कि जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली जंतर मंतर और प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन को घेरने के लिए तैयार थी, वो सीजेपी एक भी बार झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए समर्थन के लिए नहीं गई. तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिमागी नक्सल क्या है. असल में उनको, सीजेपी को और सीजेपी के समर्थक जितने भी लोग हैं, उन सबको एक चीज़ को या किसी भी एक कोई फंडामेंटल अगर उनके ऊपर कोई बैठा है या कोई ऐसी फाउंडेशन बैठी है जो ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या भारत के अंदर में अभी कोई ऐसी सरकार है जिसको हम बिना किसी वायलेंस के बदल सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट था ये भारत की सुरक्षा को लेके भी, क्योंकि इस समय मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी का विरोधी रहा हूँ, काफ़ी समय मैं कभी ना वोट दिया हूँ, ये मेरी ओपन एक जो मैं एक्सेप्टेंस है वो ये है कि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं रहा हूँ. लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है भारत की सुरक्षा को लेकर, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और गौरव मेरे को महसूस होता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि भारत की सुरक्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब इस दिमागी नक्सल और भारत की सुरक्षा का मैं दो तरीके से प्रमाण दे सकता हूँ. माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी, जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने 15 अगस्त के बाद एक ट्वीट किया जहाँ उन्होंने शाहजाद भाटी एक पाकिस्तानी डॉन यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक इंसान जिसको आईएसआई ने मॉडिफाई किया और उसको एक काम दिया. वो काम ये था कि जितने भी भारत के अंदर में मेरी तरह, मैं बेरोज़गार नहीं हूँ लेकिन
हाँ, आर्थिक रूप से शायद कमज़ोर ज़रूर हूँ, या मैं इंटरनेट पर काफ़ी समय रहता हूँ, या मेरे जैसे लोग। मैं खुद की कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कभी किसी देश विरोध की एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का इस प्रकार के कार्य में शामिल हूँ। हो सकता है कि मुझे ना मालूम हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा संभवतः कभी कभी होता है, लेकिन अगर राष्ट्र की बात आती है तो मैं इस चीज़ का प्रमाण दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी एजेंसी हमको खरीद नहीं पाएगी। बहरहाल टॉपिक की बात करते हैं। तो मैं इस दिमागी नक्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, मैं आपको इस कहानी के थ्रू बताने वाला हूँ कि शाहजाद भाटी क्या करता है कि इंटरनेट पर एक पोस्ट डालता है। उस पोस्ट को अलग अलग हैंडल से उसको स्प्रेड करता है। उस स्प्रेड को करने के बाद वो इंडियन अकाउंट को टैग करता है, या बाहर बैठे कहीं, हो सकता है कि भारत के अंदर उसके कोई स्लीपर सेल्स समझ लीजिए आप, वो लोग उस पोस्ट को इंडिया के अंदर ही ट्वीट करते हैं, या उसको अपनी पोस्ट बनाकर वापस से इंडिया के इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं। और उस पोस्ट के बाद वो देखते हैं कि इस पोस्ट को कितने लोगों ने पढ़ा और कौन इस रील को या इस वीडियो को या इस पोस्ट को टैग कर रहा है, शेयर कर रहा है, कौन इस प्रकार से इस चीज़ को कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा बारीकी से समझा देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो मेरे पास अभी पेपर तो नहीं है, मेरे पास अभी पेपर नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऊपर बैठा है शाहजाद भाटी, ये एक पोस्ट डालता है इंडिया के अंदर उनके बैठे हुए स्लीपर सेल्स ये इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं इंडिया के अलग अलग अकाउंट से अलग अलग शहरों पे, और वो देखते हैं कि कौन हमारी पोस्ट को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, और कौन हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहा है। इस प्रकार से वो इस चीज़ को रिपीट करते हैं कम से कम 4, 5, 6 बार, या अलग अलग पोस्ट डालते हैं रिलेटेड। जैसे कि भारत को बदनाम करने के लिए कोई एक पोस्ट डाली, या हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्ट डाली, हो सकता है कि देश के विरोध में या देश के अंदर धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ बनाई और उसको पोस्ट किया। तो इन 5-6 बार पोस्ट करने के बाद वो टैग करते हैं उस इंसान को जो उनकी हर एक पोस्ट को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है और उस चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो वो उस इंसान को धीरे धीरे उनसे कनेक्टेड करते हैं, यानी कि या तो उनका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपकी पोस्ट पर कोई रिप्लाई करता है तो आपको पसंद आता है, आप उनको जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे या तो उनके फेवरेट हो जाते हैं, यानी कि फेसबुक पर भी आप नोट कीजिएगा, अगर आपकी पोस्ट पर कोई बार बार कमेंट या रिप्लाई करा तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाता है। फिर यहाँ से ये रिपीट फेवरेट पोस्ट, देन उसके बाद वो धीरे धीरे उनको एक छोटा सा कॉन्टैक्ट भेजते हैं या किसी भी प्रकार के कनेक्टिविटी बनाते हैं, और उस कनेक्टिविटी के थ्रू वो उनको फ्रेंडशिप जोन में लेके आते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप है ये फ्रेंडशिप जोन चौथा स्टेप है। उसके बाद वो उसका जो भी उनका एग्जीक्यूट होता है प्लान करने का, या कहीं अब सपोज मान लीजिए कि इस इंसान से उनको कोई छोटा काम करवाने का है, अगर किसी भी छोटे इंसान से उनको कुछ काम करवाने का कि अपने आसपास के एरिया में कौन सी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल या बैंक सेक्टर या प्राइवेट ऑफिस या सरकारी ऑफिस या आर्मी की रिक्रूटमेंट या आर्मी का ऑफिस या स्कूल या बस ट्रेन अड्डा, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ की फ़ोटोज़ या वहाँ का रोड मैप। सपोज़ मान लीजिए कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, कोई मुझे कहेगा कि यहाँ का रोड मैप क्या है, तो यहाँ की जितनी भी आसपास की लोकेशन है, शहर की बेस्ट लोकेशन पॉपुलेशन वाला एरिया, उसकी फ़ोटोज़ वो लोग मांगते हैं, ठीक है। उस फ़ोटोज़ को मांगने के बाद हो सकता है कि इसका काम यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन वो इसको पेमेंट या किसी भी प्रकार का फेसबुक पर प्रोत्साहन देता है, यानी कि हो सकता है कि इसको फेक एक तरीके से इसके अकाउंट में फॉलोवर बढ़वा दे, या इसको चैनल को मोनेटाइज करवा दे, किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प कर दे छोटा मोटा। तो एक इस प्रकार से धीरे धीरे इनसे ये काम करवाए। नेक्स्ट पर्सन से हो सकता है कि उसको किसी प्रकार की जॉब दिला दी, और उसको डिलीवरी बॉय, सप्लायर बॉय या इस प्रकार से कुछ एक छोटी सी जॉब दिला दी। मेन पॉइंट इस पे जो होता है वो होता है डिलीवरी पॉइंट का। किसी भी इंसान को ये लोग डिलीवरी बॉय का जॉब या इस प्रकार से जॉब दिलवाते हैं, ताकि ये लोग अपना जो मटेरियल है वो इनके थ्रू ईजीली अपने किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचाया जा सके। ये मेरा थॉट है जो मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और ये ऐसा ही काम करता होगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मैं एक ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ कि शायद ये ऐसा होता होगा।
अब यहाँ से ये लोग इनको धीरे धीरे ऐसे पहुँचाते हैं और यहाँ से पहुँचा के ये लोग एक थर्ड पर्सन को, यानी कि जिसको कहीं पे हमला करना है या कहीं पे गोलीबारी करनी, तो ये सारे धीरे धीरे चैन बनाई जाती है। तो इस चैन बनाने के दौरान वो लोग फिज़िकली इंडिया में नहीं है, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में जो फाइनेंशियल लेन देन है वो बंद है। तो जो पैसा है वो बाईपास होता है। बाईपास बोले तो मिडिल ईस्ट की कंट्रियों से पैसा बाईपास होता है। सपोज़ मिडिल ईस्ट में कोई इंसान बैठा है, वो एक पैसा भेज देता है रैंडमली, या इंडिया का कोई मिडिल ईस्ट में रहता है तो उसके अकाउंट के थ्रू, यानी कि कोई इंडिया से बाहर है और उसके साथ फ्रेंडशिप किया, उसके अकाउंट के थ्रू तो पैसा भेजा जाता है। अब आपको लगेगा कि शायद उसकी सैलरी है या उसकी बचत है, क्योंकि इंडियन ही इंडियन के अकाउंट में पैसा डाल रहा है। तो ऐसे करके एक छोटा सा सप्लाई चेन बनाया जाता है। अब जो अमित शाह जी का ट्वीट है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज इसलिए है कि ये आप रोड मैप देखिए। अब इतने सारे रोड मैप पे हज़ारों लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप संख्या गिन सकते हैं, कम से कम 1000 से 50,000, 10,000, 20,000 लोगों को टच में रखा जाता है। किसी भी इंसान को कुछ मालूम नहीं वो क्या करने वाला, लेकिन वो एक प्रकार से इस चैन के अंदर आ जाता है। जो ये चैन मैंने बनाया इसके अंदर आ जाता है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि पंजाब के अंदर लगातार काफ़ी समय से आर्मी के ठिकानों पे और 2-3 जगह काफ़ी ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे। तो ISI लोगों को रिक्रूटमेंट करके बॉर्डर एरियाज़ के एरिया में वहाँ पर लोगों को अटैच करती है अपने साथ, और इन हमलों में वो इस हमले का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वॉरफेयर की तरह यूज़ करती है। अब आप कहेंगे कि इसमें साइकोलॉजी का यूज़ है, ये दिमागी नक्सल है। इस नक्सल में क्या होता है कि देखिए, पंजाब में लगातार हमले हुए जिसमें कोई मरा नहीं, लेकिन आर्मी के एरियाज़ में हमले हुए, और उन हमलों को करने वाला कोई पंजाब का ही रहने वाला बॉर्डर एरिया का इंसान होगा, या कोई भी लड़का जो इस चीज़ में कनेक्ट हो चुका है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि इस न्यूज़ को देखिए, बहुत बड़ा गेम है। ISI या पाकिस्तान की एजेंसी या चाइना की एजेंसी, मैं चाइना को यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर समझता हूँ कि चाइना इज़ अ मोस्ट बिग प्लेयर टू प्ले टू गेम अगेंस्ट इंडिया। अब इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं ये लोग इस चीज़ को ऐसे यूज़ करते हैं कि देखिए, पंजाब में इस प्रकार से बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अब अगर इसमें उन्होंने 250 लोगों को प्लस 250 लोगों को अरेस्ट किया है, आप सोचिए कि पूरे भारत देश में 250 लोग, अगर एक छोटा सा बॉम्ब भी ब्लास्ट करता है किसी पब्लिक एरिया में, तो 250 लोग अपने से 10 गुना ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं। ये कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है देश के लिए, और कितना बड़ा डरावना हो सकता है ये कि आप सोचिए कि 250 लोग, वो भी सारे बॉर्डर एरियाज़ के आसपास के लोग, और किस प्रकार से देश के अंदर तबाही मचा सकते हैं। कितने लोगों की जाने जा सकती है, कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी टूटना बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसानों की जान जाना यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। देश की सुरक्षा में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये इन चीज़ों को एक इंटरनेशनल मीडिया पर, यानी कि इनकी एक अपनी प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं इंटरनेट पर बहुत सारे फेक अकाउंट बनाकर, और उस न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं कि देखिए, इंडिया के अंदर में अराजकता फैल चुकी है, इंडियन लोग ही अब अपने सरकार के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, या कानून के द्वारा इनको न्याय नहीं मिलता है, और ये अब अपने खुद के लिए खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस प्रकार की न्यूज़ को अपने ही फेक प्रोपेगेंडा के तहत अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से स्प्रेड करते हैं, ताकि इंडिया की, यानी कि मेरे देश की छवि को ख़राब किया जाए। इससे देखो बेसिक चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें टैग की जाती है दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर। भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ, भारत के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ करना चाहता है उसको पता है कि अगर जिस देश में कहीं पर भी हमले हो रहे हैं, कहीं पर भी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इस देश में इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाता है। इससे देश के अंदर टूरिज़्म कम हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ जब प्लेटफॉर्म पर दुनिया के अन्य क्षेत्र कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के पास पहुँचती ही है, तो वो लोग इंडिया के अंदर ट्रैवल करना अवॉइड कर सकते हैं। इंडिया की एक अच्छी छवि धूमिल हो सकती है, आतंकवाद के नाम पे प्रभावित कर सकती है लोगों को। भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो भारत की जो बेरोज़गार जनता है वो तितर बितर हो जाएगी, रोज़गार नहीं रहेगा। संभावनाएं हैं कि वो
हो सकता है कि जो ये अभी किसी ने अनजाने में किया बाद में वो जान के भी कर सके, क्योंकि जब उसके घर की आवश्यकताएं बढ़ जाएगी, उसके पास काम नहीं होगा, उसके पास पैसों की कमी होगी, तो वो हो सकता है कि इस रास्ते पर चल जाए। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को किया जाता है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उस अननोन मैन को जो इस काम को अंजाम देते हैं और जो हमारे देश की सुरक्षा में हमारे देश के लोगों के लिए अपने आप को अननोन, अनआइडेंटिफाई और बिना किसी मेडल के, बिना किसी नाम सम्मान के हमारे देश के लिए, हमारे लिए काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारत के अमित शाह जी को, अगर उन्होंने इस इतने बड़े ऑपरेशन को, आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा देश हमारा है, बॉर्डर एरियाज़ पे इतना सारा ऑपरेशन टैकल करना है, जहाँ पर 250+ लोगों को अरेस्ट करना है और अभी कंटिन्यू ये ऑपरेशन जारी है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। इतने बड़े देश के अंदर में डिजिटल प्लेटफॉर्म से आइडेंटिफाई करके उन लोगों को अरेस्ट करना, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। एंड हम इंडियंस लोग को इस बात पे अब थोड़ा सा, मुझे बीजेपी की तरह मेरा टर्नओवर हो रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतने बड़े देश के अंदर में इतनी बड़ी स्केल पे इस ऑपरेशन को अंजाम देना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये बहुत अच्छी खबर भी हमारे देश के लिए कि हमारे देश की एजेंसीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर देश के लिए काम कर रही है और देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। इसमें अगर सरकार का समर्थन ना हो या उनको सही मायने में फंडिंग ना हो तो ये ऑपरेशन अधूरे रह जाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इसमें डिजिटल का यूज़ करना, इसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो भी लगती है उसका यूज़ करना, और इस ऑपरेशन में लोगों को और लोगों के द्वारा सरकार का फंड अगर अच्छा हो तभी ये उस तरह के ऑपरेशन हैंडल हो सकते हैं। क्योंकि मैं इन 250 लोगों की कल्पना कर रहा हूँ कि अगर ये 250 लोग कहीं सिंगल एक बॉम्ब ब्लास्ट भी करते हैं तो भारत के अंदर तबाही मच सकती है। 250 लोग अपने से ज़्यादा 10 गुना लोगों को मार सकते हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा घातक हमला हो सकता है। तो हम कल्पना से परे हट के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि देश की सुरक्षा काम कर रही है, और इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। मैं 15 अगस्त को ये शब्द सुना था मोदी जी के मुंह से, और मैं उस दिन शायद ये कल्पना कर रहा था कि मोदी जी कौन सी डिक्शनरी ऐसी अपने पास रखते हैं जहाँ पर वो हर प्रकार की समस्या में कहीं ना कहीं से नाम लेके आ जाते हैं। कभी बुद्धिजीवी का नाम लेके आ जाएंगे और तरह तरह के नाम लेके आ जाएंगे। लेकिन इस दिमागी नक्सल में सबसे अच्छी चीज़ बात ये हुई कि लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है, और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि जब चोर खुद एक्सेप्ट करने लग जाए कि हाँ वो चोर है। इसमें सबसे बड़ा नाम है पी चिदम्बरम साहब का। मैं नहीं जानता कि पी चिदम्बरम साहब कौन है, लेकिन मैं उनकी क्लिप देखकर जान चुका हूँ जब उन्होंने कहा था कि क्या डिजिटल इंडिया में भारत के लोग कोई भी 1 रुपया 2 रुपया देगा क्या कोई सब्जी वाला 1 रुपया 7 रुपया ऐसे पैसा देगा क्या। लेकिन उसके बाद जब ये डिजिटल इंडिया ग्रो हुआ है, आज दुनिया के अंदर हमारा UPI एक तरह से बहुत सारे देशों के साथ हम लोग इसको कनेक्टिविटी करके इसको एक्टिव करके काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, और इसको कहते हैं दिमागी नक्सल कि जब आप किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं और देश को आगे बढ़ने के चांसेस को लेके आप प्रश्न चिन्ह करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न चिन्ह करना भी संभव है कि क्या इतना बड़ा काम करना संभव हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके जो विचार होते हैं उन विचारों को डिमोलाइज नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका प्रोत्साहन कम नहीं करना चाहिए। अब जो ये दिमागी नक्सल वाला था, मैंने आपको बहुत बारीकी से समझा दिया कि दिमागी नक्सल आपको नहीं कहा गया, यानी कि जो प्रोटेस्ट में लोग खड़े थे उनको प्रोटेस्ट के दौरान उनकी उस मानसिकता को, जिन्होंने मोदी जी को गाली दी, जिन्होंने देश की आर्मी को गाली दी, जिन्होंने पुलिस वालों को कहा कि तुम तो नालायक हो, ये दिमागी नक्सल है। अगर आप झारखंड के विद्यार्थियों की तरह, मैं सम्मान करता हूँ झारखंड के हर एक उस विद्यार्थी का जिसने 26 दिन तक सम्मानपूर्वक आंदोलन किया और विजय प्राप्त की, और दिल्ली के उन स्टूडेंट को भी जिन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी विजय के दौरान जो चीज़ों को सामने रखा वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से परे थी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे क्या टॉपिक होता है। लेकिन ये दिमागी नक्सल मैंने आपको समझा दिया है, और ये दिमागी नक्सल के लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, आप इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। बाकी अब आपके हाथ में है कि देश आपका है, सुरक्षा आपको करनी है। तो जय हिंद, जय भारत।